हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भुगतान शेष। भुगतान शेष जिसको कि भुगतान संतुलन भी कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कि भुगतान शेष क्या है कि जब दो देश के बीच आर्थिक लेन देन होता है, ठीक, तो उस आर्थिक लेन देन का जो हिसाब किताब है उसको लिखा जाता है और उसको व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है कि किसी देश से कितना पैसा हमारे देश में आया और हमारे देश से कितना पैसा वो दूसरे देश को गया। इस चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह से देखते हैं कि किसी देश का भुगतान शेष या भुगतान संतुलन किसी दिए हुए वर्ष में बाहर के देशों से किए गए उसके आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। यह देश के बाकी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों की प्रकृति तथा विस्तार का सांख्यिकीय रिकॉर्ड होता है। प्रोफेसर सोडस्टर्न के अनुसार भुगतान शेष एक देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में प्राप्तियों और भुगतानों को दर्ज करने का तरीका मात्र है। इसी प्रकार प्रोफेसर किंडलबर्गर के अनुसार एक देश का भुगतान शेष उसके निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का एक सुव्यवस्थित लेखा होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि भुगतान शेष क्या है। दिए हुए वर्ष में बाहर के देशों के साथ आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। सोडरसन के अनुसार भुगतान शेष एक देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में प्राप्तियों और भुगतानों को दर्ज करने का तरीका मात्र है। किंडलबर्ग के अनुसार एक देश का भुगतान शेष उसके निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा है। देखते हैं भुगतान शेष के घटक। तो भुगतान शेष के 4 घटक हैं, ठीक है। भुगतान शेष के 4 घटक हैं। पहला है चालू लेखा यानी कि करंट अकाउंट, दूसरा है पूंजी लेखा यानी कैपिटल अकाउंट, तीसरा है सरकारी व्यवस्थापन लेखा और चौथा है अशुद्धियां और भूल चूक, ठीक है। अशुद्धियां और भूल चूक, तो इस सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। चालू लेखा यानी कि करंट अकाउंट, इसमें क्या है, देश के चालू लेखों में वे सब लेन देन आते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय यानी कि न लौटाए जाने वाले हस्तांतरणों से संबंध रखते हैं। इसमें भौतिक वस्तुओं के निर्यात और आयात जिसको दृश्य मदे हैं वे कहलाते हैं, ठीक है। और सेवाओं और हस्तांतरण भुगतान और प्राप्तियां वो अदृश्य मदे कहलाती है। सेवाओं के लेन देन में यात्रा तथा परिवहन, विदेशी निवेशों पर आय तथा भुगतान आदि शामिल रहते हैं। और हस्तांतरण भुगतानों का संबंध वो उपहार, पेंशनों, निजी प्रेषणों, विदेशियों द्वारा विदेशी के व्यक्तियों तथा सरकारों से प्राप्त दान उपहारों से है। इसी तरह पूंजी लेखा यानी कैपिटल अकाउंट, इसके अंतर्गत पूंजी लेखा के अंतर्गत देश की वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं जो अल्पावधि एवं दीर्घावधि उधार दान तथा उधार ग्रहण और निजी तथा सरकारी निवेशों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में पूंजी लेखा ऋणों और निवेशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को दर्शाता है। पूंजी लेखा किसको दर्शाता है? ऋणों और निवेशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को दर्शाता है और देश की परिसंपत्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तनों को व्यक्त करता है। दीर्घावधि लेन देन उन अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों से संबंध रखते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक होती है और उनमें प्रत्यक्ष निवेश जैसे विदेशी प्लांट लगाना, विदेशी ब्रांडों और स्टॉकों का क्रय और अंतर्राष्ट्रीय ऋण वे शामिल होते हैं। सरकारी व्यवस्थापन लेखा, यह लेखा सामान्यतः वर्ष के दौरान देश की विदेशी सरकारी धारकों के पास
विदेशी सरकारी धारकों के पास तरल तथा अतरल देयताओं में परिवर्तन को राष्ट्र की सरकारी रिजर्व परिसंपत्तियों में परिवर्तन को मापता है। किसी देश की सरकारी रिजर्व परिसंपत्तियों में उसका स्वर्ण का स्टॉक, परिवर्तनीय विदेशी करेंसियां तथा विशेष आहरण अधिकार जो है के धारण और IMF में उसकी निवल स्थिति जो है क्या है वो शामिल होती है। अशुद्धियां और भूल चूक, यह मद प्रत्येक देश की भुगतान संतुलन लेखा में होती है। अशुद्धियां और भूल चूक संतुलन मद है ताकि दोहरी प्रविष्ट बही खाता नियमों के अनुसार तीनों लेखों के कुल क्रेडिट और कुल डेबिट अवश्य एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि लेखांकन अब देखते हैं कि भुगतान शेष जो है क्या वो हमेशा जो है वो संतुलन में होते हैं। ठीक है, भुगतान शेष जो है वे हमेशा संतुलन में होते हैं। तो भुगतान शेष हमेशा संतुलन में होते हैं, इसका अर्थ है कि चालू लेखा, पूंजी लेखा और उसकी सरकारी व्यवस्थापन लेखा का निवल क्रेडिट और डेबिट शेषों, यानी कितना पैसा आया और कितना जो है गया, ठीक, का बीजगणितीय जोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वो जो है वो शून्य होना चाहिए। भुगतान शेष संतुलन में होता है का क्या अर्थ हो गया, चालू लेखा, पूंजी लेखा और सरकारी व्यवस्थापन लेखा का निवल क्रेडिट और डेबिट शेषों का बीजगणितीय जोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। भुगतान शेष को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, B बराबर RF माइनस PF। क्या लिखेंगे इसको बीजगणितीय हिसाब से, B बराबर RF माइनस PF, जहां B जो है वो है भुगतान शेष, RF है विदेशियों से प्राप्तियों और PF है विदेशियों को किए गए भुगतानों को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। जब B बराबर RF माइनस PF बराबर शून्य, यानी B बराबर RF माइनस PF बराबर शून्य हो तो भुगतान शेष जो है वो क्या होगा, संतुलन में है। यानी इस तरह का क्वेश्चन भी दिया रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि भुगतान शेष संतुलन में कब होता है, तो भुगतान शेष जो है वो संतुलन में होगा जब B बराबर RF माइनस PF बराबर क्या होगा, शून्य होगा, तब भुगतान शेष जो है वो संतुलन में होगा। उसी तरह से जब RF माइनस PF ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विदेशियों को किए गए भुगतानों की अपेक्षा विदेशियों से हुई प्राप्तियां जो है वो अधिक है और भुगतान शेष जो है वो अतिरेक में है, यानी भुगतान शेष जो है वो क्या है, ज्यादा है, भुगतान शेष जो है वो अतिरेक में है। यानी कि विदेशियों से जो है हमें अधिक भुगतान की प्राप्ति हुई है और हमारे देश से जो है विदेशियों को कम भुगतान हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति में भुगतान शेष क्या होगा, अतिरेक होगा, यानी कि सरप्लस में जो है सरप्लस में होगा। वहीं पर RF माइनस PF लेस देन 0 या RF लेस देन PF रहेगा तो भुगतान शेष क्या होगा, घाटा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ जो है ध्यान देने की इसको ज़रूरत है कि भुगतान शेष जो है वो घाटा में कब होता है और भुगतान शेष जो है वो अतिरेक कब होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि विदेशियों को जो भुगतान किए गए हैं वे विदेशियों से हुई प्राप्तियों से क्या है, अधिक है, यानी विदेशियों को क्या किया गया है, भुगतान अधिक किया गया है और विदेश से जो है हमारे देश को कम प्रॉफिट हुआ है, यानी कि बाहर से पैसे जो है वो कम आए हैं। इसमें एक चीज़ देखते हैं कि लेखांकन प्रणाली में क्या होता है, एक लेन देन का अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह क्रमशः क्रेडिट और डेबिट पक्षों में लिखा जाता है, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट पक्षों में लिखा जाता है, यानी कि जिसमें इसका हिसाब किताब रखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है, क्रेडिट, यानी कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस,
ये प्लस जो है वो हो गया क्रेडिट, ठीक है, ये प्लस जो हो गया ये हो गया क्रेडिट, और डेबिट मतलब माइनस जो हो गया डेबिट, यानी कि जो पैसे आए हैं उसको क्रेडिट में लिखेंगे और जो गए हैं वो डेबिट में, ठीक है। इसलिए क्रेडिट और डेबिट का पक्ष जो है वो सदैव क्या होते हैं, संतुलन में होते हैं। यदि चालू लेखा में घाटा हो तो इसे पूंजी लेखा में उतने ही अतिरेक द्वारा पूरा करके संतुलन में किया जा सकता है। इसके लिए विदेशों से उधार लेकर या विदेशी विनिमय रिजर्व से या स्वर्ण निर्यात द्वारा पूंजी लेखा में अतिरेक उत्पन्न किया जाता है। यानी कि अगर चालू लेखा में अगर घाटा हो जाएगा तो इसको किस तरह से जो है इसको संतुलन किया जाएगा, विदेश से उधार लेकर, ठीक है, विदेश से उधार लेकर स्वर्ण यानी सोने का जो है वो निर्यात करके या विदेशी विनिमय रिजर्व से इस तरह से पूंजी लेखा में अतिरेक जो है वो उत्पन्न किया जाएगा। चालू लेखा में अतिरेक होने पर इसके विपरीत पूंजी लेखा में घाटे द्वारा संतुलन लाया जाएगा। अतः इस दृष्टिकोण से भी भुगतान शेष जो है, इस दृष्टि से भुगतान शेष सदैव संतुलन में होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से भुगतान शेष संतुलन क्या है, भुगतान शेष के जो है वो घटक कितने होते हैं, ठीक है, 4 घटक होते हैं, चालू लेखा, पूंजी लेखा, सरकारी व्यवस्थापन लेखा, अशुद्धियां और भूल चूक। आगे हमने देखा कि क्या भुगतान शेष जो है वो हमेशा संतुलन में होता है, तो हाँ, हमेशा संतुलन में होता है। भुगतान शेष अतिरेक देखा, भुगतान शेष घाटा देखा, उस घाटे की भरपाई कैसे की जाती है, यह सब देखा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भुगतान शेष संतुलन के बारे में कुछ जानकारी जो है वो हुई होगी। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि जो भी मेरी वीडियो हो वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।